तो अभी तक हम लोगों ने कई तरह के बैक्टीरिया पढ़े। हमने पढ़ाया आपको बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन कैसा होता है, रिस्पायरेशन कैसा होता है, बहुत कुछ पढ़ा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ अलग ढंग के बैक्टीरिया हैं जो नॉर्मल बैक्टीरिया से अलग हैं, उन बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जो नॉर्मल बैक्टीरिया से डिफरेंट है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं कि माइकोप्लाज्मा ये एक स्पेशल तरह का बैक्टीरिया है जो बाकी बैक्टीरिया से डिफरेंट है। इसमें स्पेशल क्या है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। सभी बैक्टीरिया के चारों तरफ सेल वॉल होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा स्पेशल बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के पास सेल वॉल नहीं पाई जाती। एक स्पेशल बैक्टीरिया से मिलिए ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास माइकोप्लाज्मा स्पेशल बैक्टीरिया है, इसके पास सेल वॉल नहीं होती, वरना सभी बैक्टीरिया की चारों तरफ सेल वॉल होती है। सिर्फ माइकोप्लाज्मा स्पेशल बैक्टीरिया है जिसमें आपकी सेल वॉल नहीं पाई जाती। आपने पढ़ा होगा सेल चैप्टर में द स्मॉलेस्ट सेल का नाम, दुनिया की सबसे छोटी सेल का नाम। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी, सबसे छोटी सेल कौन सी है, तो देखिएगा आपने पढ़ा होगा स्मॉलेस्ट सेल जो है दुनिया की सबसे छोटी सेल वो माइकोप्लाज्मा ही है और उसका नाम है पीपीएलओ। पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा का एक टाइप है, माइकोप्लाज्मा ग्रुप के अंदर आता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन है, माइकोप्लाज्मा दुनिया की सबसे छोटी सेल मानी गई है और इसे पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म फुल फॉर्म होता है। तो माइकोप्लाज्मा दुनिया की सबसे छोटी सेल है और इसके चारों तरफ सेल वॉल नहीं होता। ये क्या है, एक तरह का बैक्टीरिया है। तो माइकोप्लाज्मा क्या है, एक बैक्टीरिया है, लेकिन माइकोप्लाज्मा बाकी बैक्टीरिया से अलग है किस मामले में कि बाकी बैक्टीरिया में सेल वॉल होगी, लेकिन माइकोप्लाज्मा इकलौता ऐसा बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल नहीं होगी। अब सोचो सेल वॉल नहीं होगी तो इसका शेप फिक्स होगा कि नहीं होगा, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होगा। क्यों, क्योंकि चारों तरफ फिक्स शेप नहीं होगा। क्यों फिक्स शेप नहीं होगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल नहीं है, रिजिड सेल वॉल नहीं चारों तरफ, इसलिए इसका एक फिक्स शेप नहीं होगा। ये अपना शेप चेंज कर सकता है। जैसे कि जोकर, आपने सुना है जोकर का नाम, जोकर किसे कहते हैं, जो अपना चेहरा बार बार बदल लेता है, अपना फेस बदल लेता है, उसे जोकर कहते हैं। ऐसे ये भी बच्चों अपना चेहरा बदल देता है, इसीलिए इसको जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम का जोकर कहा गया, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। आपसे कोई पूछे प्लांट किंगडम के जोकर का नाम बताइए, तो आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। ये मत सोचना कि माइकोप्लाज्मा प्लांट है या किंगडम प्लांटी में आता है, नहीं। पहले याद करो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाए थे, उसमें मात्र 2 ही किंगडम थे, एक था प्लांट और एक था एनिमल्स। तब उस समय इसको प्लांट में रखा गया था, इसलिए इसको किंगडम प्लांट ही बोल रहे हैं। लेकिन याद रखना जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, लेकिन ये कौन से किंगडम का मेंबर है, किंगडम मोनेरा का मेंबर है। याद रखिएगा आपका माइकोप्लाज्मा किंगडम मोनेरा में ही आएगा। किंगडम मोनेरा में एक बैक्टीरिया है और उस बैक्टीरिया को जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं, उपाधि है। और बात करते हैं, ज्यादातर जो होते हैं आपके ये माइकोप्लाज्मा, ये एनारोबिक कंडीशन में रहते हैं। कैसी कंडीशन में रहना पसंद करते हैं, एनारोबिक। इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती रिस्पायरेशन करने के लिए, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में जिंदा रह सकते हैं, इनको बिल्कुल जिंदा रहने की ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती सर्वाइव करने के लिए, इसलिए ये एनारोबिक बैक्टीरिया है, ऑक्सीजन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जो आपके माइकोप्लाज्मा है ये प्लांट्स को एज वेल एज एनिमल्स को कई तरह की बीमारी फैलाते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स को बहुत तरह की डिजीज कराते हैं, बीमारी फैलाते हैं, इसलिए ये पैथोजेनिक है, बहुत बड़े पैथोजेनिक है, बीमारी फैलाते हैं। तो हमने माइकोप्लाज्मा के बारे में क्या क्या पढ़ा, ये बाकी बैक्टीरिया से कैसे अलग है। तो पहली बार इसके पास सेल वॉल नहीं है, विदाउट सेल वॉल है। दूसरी बात, दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट सेल है और इसको पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं, इसका ग्रुप का नाम है पीपीएलओ, एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया का नाम, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता और फिक्स शेप ना होने की वजह से इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, जोकर के नाम से जानते हैं माइकोप्लाज्मा को। और ये प्लांट्स और एनिमल दोनों में बीमारी फैलाते हैं, डिजीज कॉज करते हैं और ये एनारोबिक कंडीशन में रहना पसंद करते हैं। ये सारा का सारा कुछ किसके बारे में पढ़ लिया हमने, माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ा हमने। ठीक है, अब हमको पढ़ना है अगला, एक और बैक्टीरिया से मिलते हैं जो बाकी बैक्टीरिया से अलग है। ठीक है, लास्ट बैक्टीरिया बहुत क्लास से कर रहे हैं, सुन लेते हैं नेक्स्ट लास्ट।
तो लास्ट बैक्टीरिया से मिलते हैं जो बाकी बैक्टीरिया से अलग है, उसका नाम है आर्की बैक्टीरिया, ARCHAE, आर्की बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया भी बाकी बैक्टीरिया से अलग है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पूर्वज कौन थे, सबसे पहला ऑर्गेनिज्म धरती पर जो आया होगा, जब धरती बनी होगी, सबसे पहला ऑर्गेनिज्म धरती पर कौन आया था, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ द अर्थ, क्या रखिएगा, यही है दुनिया का पहला ऑर्गेनिज्म। ऐसा माना जाता है जब धरती बनी होगी, जब धरती पर कोई नहीं रहा होगा, ना कोई प्लांट्स रहे हो, ना कोई एनिमल रहे हो, ना कोई जानवर, ना इंसान रहे हो, कोई ना रहा हो, तब धरती पर सबसे पहले कौन आया होगा, तो धरती पर सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया आए थे। ऐसा माना जाता है दुनिया पर, धरती पर सबसे पहले कौन आया है, सबसे पहले धरती पर आर्की बैक्टीरिया आए हैं, ऐसा विश्वास किया जाता है। ठीक है, रखिएगा, धरती पर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ द अर्थ कौन है, आपसे पूछिए, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ द अर्थ। अगर आपसे पूछे धरती का पहला ऑर्गेनिज्म का नाम, लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए, आंसर होगा आर्की बैक्टीरिया। दुनिया में सबसे पहले कौन आए थे, बैक्टीरिया आए थे। और कौन सा बैक्टीरिया, प्राचीन जमाने का बैक्टीरिया। आर्की का मतलब होता है एंशिएंट, इसलिए इसको एंशिएंट बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। कौन सा बैक्टीरिया, पुराने जमाने का बैक्टीरिया, एंशिएंट बैक्टीरिया कहते हैं, ANCIENT, एंशिएंट बैक्टीरिया के नाम से भी इसको जानते हैं। ये एंशिएंट बैक्टीरिया है। दो बात जानने का इसके बारे में, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ द अर्थ, धरती का पहला ऑर्गेनिज्म है, पहली बात, और इसे एंशिएंट बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, पुराने जमाने का बैक्टीरिया है, बहुत पहले आया है। फिर बात करते हैं कि हमारे प्लेनेट पर सबसे पहले आया ये दुनिया का पहला ऑर्गेनिज्म है, और इसमें कई तरह की इवोल्यूशन करके बाकी के ऑर्गेनिज्म धरती पर आए। जितने भी ऑर्गेनिज्म बाकी के हैं वो इवोल्यूशन का रिजल्ट है, बहुत बार इवोल्यूशन करके हम सब इसके इवोल्यूशन से आए हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि क्या आज की डेट में ये अपने ओल्ड वर्जन में अवेलेबल है, जैसा आर्की बैक्टीरिया आज से करोड़ों साल पहले, लाखों साल पहले था, क्या आज भी वैसा बैक्टीरिया है? यस, आंसर होगा यस। अभी तक इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, जैसा था वैसा ही है, इसलिए इसको द मोस्ट एंशिएंट फॉसिल भी बोल सकते हो। एंशिएंट फॉसिल बोलते हैं, पुराने जमाने की चीजों क्या कहते हैं, फॉसिल कहते हैं। और आज भी जिंदा मिलते हैं या मरे हुए मिलते हैं, तो जिंदा मिल जाते हैं, इसलिए इसको मोस्ट एंशिएंट फॉसिल, लिविंग फॉसिल ऑफ द अर्थ, लिविंग फॉसिल बोलेंगे, जिंदा, लिविंग फॉसिल, दुनिया का लिविंग फॉसिल कहा गया इसको। लिविंग फॉसिल में आपको कई सारे नाम मिलेंगे, लेकिन सबसे पुराना मोस्ट एंशिएंट लिविंग फॉसिल का नाम पूछे आपसे, सबसे पुराना लिविंग फॉसिल का नाम, आंसर सिर्फ एक ही होगा, वो आंसर होगा आर्की बैक्टीरिया। दुनिया का सबसे पुराना लिविंग फॉसिल का नाम बताइए, आंसर होगा आर्की बैक्टीरिया, मोस्ट एंशिएंट लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल में तो बहुत सारे नाम पढ़ाएंगे आपको, जो पुराने जमाने की चीज है और अभी तक उनमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, ऐसे के वैसे ही हैं, उन सभी को हम लिविंग फॉसिल बोलेंगे। लेकिन मोस्ट एंशिएंट लिविंग फॉसिल पूछे, पुराने जमाने का लिविंग फॉसिल, बहुत पुराने जमाने का, एंशिएंट जमाने का लिविंग फॉसिल किसे कहते हैं, आर्की बैक्टीरिया को सबसे पुराना लिविंग फॉसिल कहा गया, मोस्ट एंशिएंट लिविंग फॉसिल कहा गया है। ठीक है, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल भी बोल सकते हो, मोस्ट एंशिएंट बोल दो या ओल्डेस्ट, सबसे पुराना, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल के नाम से भी जान सकते हो आप इसको। ठीक है, अगली बात कि इसके चारों तरफ सेल वॉल होता है या नहीं होता, आर्की बैक्टीरिया के चारों तरफ सेल वॉल होता है नहीं होता, यस होता है, आर्की बैक्टीरिया के चारों तरफ सेल वॉल होता है, और स्पेशल सेल वॉल होता है, नॉर्मल सेल वॉल नहीं होता, बाकी बैक्टीरिया से अलग होता है इसका सेल वॉल, स्पेशल सेल वॉल पाया जाता है इसके चारों तरफ। ये स्पेशल सेल वॉल किस चीज का बना होता है, तो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स और कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड का बना होता है, स्पेशल सेल वॉल है। और इस स्पेशल सेल वॉल की वजह से ये एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी, एक्सट्रीम कंडीशन में भी जिंदा रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है। एक्सट्रीम कंडीशन किसे कहते हैं, जहां कोई नॉर्मल लोग ना रह सके, नॉर्मल ऑर्गेनिज्म जिंदा ना रह सके, उस जगह को एक्सट्रीम कंडीशन कहते हैं। और ये आर्की बैक्टीरिया आपको कहां देखने मिलेंगे, एक्सट्रीम कंडीशन में, जहां बहुत गर्मी पड़ रही हो, बहुत ठंडी पड़ रही हो, जहां बहुत ज्यादा नमक हो, ऐसी जगह जैसे जहां पर नॉर्मल ऑर्गेनिज्म जिंदा ना रह सके, नॉर्मल बैक्टीरिया जिंदा ना रह सके, उस जगह को एक्सट्रीम कंडीशन कहते हैं। और ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी आर्की बैक्टीरिया नहीं मरते, वहां भी जिंदा रह सकते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेशल सेल वॉल। इनके पास क्योंकि चारों तरफ सेल वॉल है स्पेशल तरह की, और इस स्पेशल सेल वॉल की वजह से ये किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में जिंदा रह सकते हैं।
ठीक है। और जिस भी एक्सट्रीम कंडीशन जिंदा रहते हैं उस हिसाब से उनका नाम पड़ जाता है। जैसे कि बहुत गर्मी वाली जगह में रहेंगे तो थर्मोफिलिक कहलाएंगे। थर्मो मीन्स हीट, फिलिक मीन्स लव, पढ़ा चुके हैं आपको पहले भी। थर्मोफिलिक, थर्मो मीन्स होता है हीट और फिलिक का मतलब होता है लव। तो अगर ये हीट लविंग गरम गरम जगह में पाए जाएंगे तो थर्मोफिलिक कहलाएंगे। एसिडिक जगह में पाए जाएंगे एसिडोफिलिक कहलाएंगे, एसिडोफिलिक कहलाएंगे। और अगर गर्मी भी हो और एसिड भी हो, दोनों हो, तब उस जगह में रहने वाले को क्या कहेंगे? थर्मो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया, थर्मो एसिडोफिलिक कहलाएंगे। गर्मी भी थी और एसिडिक पीएच भी है, थर्मो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया कहाँ रह रहे हैं उस जगह के, उस वहां की इन्वायरमेंटल कंडीशन, वहां की सिचुएशन के हिसाब से बैक्टीरिया का नाम हो जाएगा। अगर बताओ सॉल्टी जगह में रहते हैं, नमक बहुत ज्यादा है, समुद्र में अगर बैक्टीरिया मिले बहुत खारे पानी में, नमक ही नमक पानी में है, तो सॉल्ट वाटर में रहे, सॉल्टी वाटर में रहे, तो उनका क्या नाम होगा? हेलोफिलिक। हेलोफिलिक कब बोलेंगे? अगर ये सॉल्टी वाटर में रहते हैं, जहां बहुत नमक हो, नमकीन पानी में रहते हो, इनको हेलोफिलिक बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, ये हेलोफिलिक बैक्टीरिया के बारे में कुछ स्पेशल बात बता देते हैं। क्या किसी को पता है, किसी ने जादू मूवी देखी है? कोई मिल गया मूवी देखी है? कोई मिल गया, कोई मिल गया मूवी अगर याद आ रही हो आपको, उसमें जादू नाम का एक कैरेक्टर था, याद है किसी को? जादू था एक, उसकी खास बात थी तो खाना कैसे खाता था? धूप में खड़ा होता था। जादू देखिए ना, धूप में खड़ा हो जाता था और धूप में आते ही उसका पेट भर जाता था। मतलब वो सन से डायरेक्ट एटीपी एब्जॉर्ब कर सकता था, डायरेक्ट सन की एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट कर सकता था, डायरेक्ट, बिना कुछ खाए पिए। ना उसको हमारी तरह रोटी सब्जी खाने की जरूरत थी, ना पानी पीने की जरूरत थी, ना कुछ करने की जरूरत थी। डायरेक्ट सन की लाइट से उसका पेट भर जाता था। देखिए मूवी में, बताइए ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म सच में दुनिया में है क्या? वो तो मूवी थी। तो ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म सच में दुनिया में है जो धूप में खड़ा हो जाए, उसका पेट भर जाए? आप में से बहुत लोग बोलेंगे प्लांट। गलत जवाब। प्लांट तो पहले फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते हैं, फिर उस खाना को खाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, फिर ग्लूकोज को खाते हैं। डायरेक्ट नहीं मिलता। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म को डायरेक्ट एनर्जी मिल जाती हो, धूप में खड़ा हो और उसका पेट भर जाए, उसको एनर्जी मिल जाए? हाँ, ऐसा ऑर्गेनिज्म है। कौन है? बैक्टीरिया है। धरती पर एक ऐसा बैक्टीरिया रहता है जो डायरेक्ट पानी में, डायरेक्ट आपको सन की लाइट को डायरेक्ट एटीपी में कन्वर्ट कर सकता है। कौन सा बैक्टीरिया है? हेलोफिलिक बैक्टीरिया, समुद्र में रहने वाले बैक्टीरिया। ये हेलोफिलिक बैक्टीरिया की खास बात क्या होती है? ये डायरेक्ट सनलाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें? एटीपी में, एनर्जी में। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी में डायरेक्ट कन्वर्ट कर देंगे, किसको? सनलाइट को। कौन? कुछ हेलोफिलिक बैक्टीरिया। हेलोफिलिक बैक्टीरिया के पास स्पेशल पावर होता है, जादू मूवी की तरह, जादू की तरह, कि वो डायरेक्ट सन की लाइट को एटीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इस हेलोफिलिक बैक्टीरिया के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है और इस मेम्ब्रेन का रंग पर्पल होता है, इसलिए इस मेम्ब्रेन को पर्पल मेम्ब्रेन कहते हैं। पर्पल मेम्ब्रेन की वजह से, इसके शरीर में पर्पल मेम्ब्रेन है, इसलिए सन की लाइट को डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकता है। अगर आपके शरीर में भी पर्पल मेम्ब्रेन होती तो आपको भी खाना कमाने की जरूरत पड़ती, ना खाना बनाने की जरूरत पड़ती, ना खाने की जरूरत पड़ती। डायरेक्ट धूप में थोड़ी देर बैठते, पेट भर जाता, आपको एनर्जी मिल जाती, फिर रिचार्ज हो जाते। जैसे मोबाइल को रिचार्ज कर लेते ना, इलेक्ट्रिसिटी में लगा दो, रिचार्ज हो गया, तो वैसे ही आप भी रिचार्ज हो जाते धूप में खड़े होके। कौन सी चीज होती है अगर आपके शरीर में? तो पर्पल मेम्ब्रेन। बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें रिसर्च कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस पर्पल मेम्ब्रेन को इंसानों के शरीर में लगा दें तो इंसान भी भगवान की तरह हो जाएगा। खाना पीना खाने का टेंशन खत्म, खाना ना खाना पड़ेगा, ना डाइजेशन करना पड़ेगा, ना एक्सक्रीशन करना पड़ेगा, ना कमाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, टेंशन फ्री। लगे हुए हैं लोग। तो पर्पल मेम्ब्रेन देखिएगा, आप याद रखिएगा, आर्की बैक्टीरिया में से एक एग्जांपल है हेलोफिलिक बैक्टीरिया, समुद्र में रहने वाले बैक्टीरिया। और समुद्र में रहने वाले बैक्टीरिया के पास एक पर्पल मेम्ब्रेन पाया जाता है इसके चारों तरफ, बॉडी के चारों तरफ, जिसकी वजह से डायरेक्ट सनलाइट को एटीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कन्वर्जन कर सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस पर्पल मेम्ब्रेन। और ये पर्पल मेम्ब्रेन में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ऐसा हो पाता है? तो पर्पल मेम्ब्रेन में एक स्पेशल पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है बैक्टीरियोरोडोप्सिन। पिगमेंट का नाम है
रोडोप्सिन, RHO, रोडोप्सिन। तो बैक्टीरियोरोडोप्सिन नाम का स्पेशल पिगमेंट वहां पाया जाता है, और इस बैक्टीरियोरोडोप्सिन नाम के स्पेशल पिगमेंट में से मेम्ब्रेन पर्पल रंग की दिखती है, और इस पर्पल मेम्ब्रेन की वजह से ये डायरेक्ट सनलाइट को एटीपी में कन्वर्ट कर पाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज पर्पल मेम्ब्रेन। और पर्पल मेम्ब्रेन में कौन सा पिगमेंट होता है? तो बैक्टीरियोरोडोप्सिन, बैक्टीरियोरोडोप्सिन नाम का स्पेशल पिगमेंट होता है। अगर ये पिगमेंट हमारे शरीर में भी आ जाए, कि मेम्ब्रेन हमारे पास भी आ जाए चारों तरफ पर्पल मेम्ब्रेन, तो हमको भी खाना खाने का टेंशन खत्म हो जाएगा। क्या बच्चा, तुम लोग करना कोई ऐसा रिसर्च, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट, ला देना अपने शरीर में रोडोप्सिन डालिए मेम्ब्रेन। तो याद रखिए किसमें पाई जाती है? डायरेक्ट सन की लाइट को डायरेक्ट एटीपी में कन्वर्ट कौन कर सकते हैं? हेलोफिलिक बैक्टीरिया। हेलोफिलिक का मतलब समुद्र में रहने वाले, सॉल्ट वाटर में रहने वाले बैक्टीरिया, सॉल्टी वाटर में रहने वाले बैक्टीरिया। इनके चारों तरफ ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि पर्पल मेम्ब्रेन होती है। पर्पल मेम्ब्रेन में कौन सा पिगमेंट होता है? बैक्टीरियोरोडोप्सिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई? अच्छा, आपके पता है, आप कभी देखेंगे मर्सी सॉइल में, मर्सी सॉइल देखें, दलदली जमीन देखें, वहां से बदबू आती रहती है। कीचड़ वाली जगह से, यहाँ कीचड़ से ज्यादा रहे बहुत लंबे समय से, वहां जाइए तो बदबू आती रहती है। किस चीज की स्मेल होती है? वहां पर से मेथेन गैस निकल रही होती है, बदबूदार है। तो मेथेन नाम की गैस निकल रही होती है मर्सी प्लेस से, और ये मेथेन गैस कहां से निकलती है? मर्सी प्लेस से निकलती है। या फिर किसी गाय वाय का देखो, गाय खटाल वगैरह देखे हो, गाय पालते हैं वो जगह, गाय की पट्टी उट्टी जहाँ डली रहती है, गोबर डाला रहता है, गोबर ओबर वाली जगह में भी देखे होंगे आपको, वहां से भी बदबू आती रहती है। किस चीज की बदबू आती रहती है? इसी मेथेन गैस की बदबू आती है। तो कहा था आपको दिखा? मर्सी प्लेस में। मर्सी प्लेस मतलब कीचड़ वाली जगह, दलदली जमीन में, और गोबर में कौन सी गैस निकलती रहती है? मेथेन नाम की गैस निकलती है। वहां से मेथेन गैस क्यों निकलती है? आपने सुना गोबर गैस प्लांट का नाम? गाय का गोबर डालो, बदले में गैस निकलती है। कौन सी गैस? मेथेन गैस, जिससे हम घर में गैस सिलेंडर जला सकते हैं। अपना गैस जलाते हैं लोग, गैस सिलेंडर वाला गैस जो है वो कई बार गोबर गैस, आपने सुना होगा नाम, चलाते हैं लोग। कौन सी गैस निकलती है उससे? मेथेन गैस निकलती है। कहां से निकलती है? गोबर से, किसी जंगल की पट्टी से, या फिर मर्सी सॉइल से। यहाँ से मेथेन गैस अपने आप कचरा वगैरह से निकलती रहती है। तो कौन बनाता है इस मेथेन को? क्या गोबर बनाता है? नहीं, गोबर से तो निकलती है, लेकिन बनाने वाले एक बैक्टीरिया होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम होता है मेथेन गैस बना रहा है। इस बैक्टीरिया का नाम होगा मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया। मेथेन गैस को जनरेट करने वाला बैक्टीरिया, जेनिक, मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया मेथेन गैस को जनरेट कर रहा है, इसका नाम हो गया मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया, या मेथेनोजेंस बोल सकते हो। तो मेथेनोजेंस या मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मेथेन गैस को निकालते हैं, और कहां पाए जाते हैं? मर्सी सॉइल में या गोबर वगैरह में पाए जाते हैं, पट्टी में जानवरों की। और इनका काम क्या है? कौन सी गैस निकालना? मेथेन गैस बनाना। बताओ, ये बैक्टीरिया किसी के शरीर में भी पाए जाते हैं क्या? मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया कहां से आए? गोबर में। गोबर में आए कहां से? उस जानवर के कैटल्स के। ये कैटल्स के आपके स्टमक में, र्यूमेन में पाए जाते हैं, स्टमक में पाए जाते हैं। कहां पर? गोबर, गाय की जो कैटल्स होता है, कैटल्स के र्यूमेन में पहले से पाए जाते हैं। और जब गाय कैटल अपना, आप बोले कैटल्स कौन कौन से हैं? काऊ है, वो फैलो है, ठीक है, ये सब कैटल्स आते हैं, इसमें आते हैं, और इनको कहते हैं आपका क्या है? आर्की बैक्टीरिया ग्रुप के अंदर ही है। ठीक है, जमीन के अंदर बैक्टीरिया मिलेंगे तो उनको बोरोफिल कहेंगे। इस तरह आपका किंगडम मोनेरा यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका किंगडम मोनेरा अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे, किंगडम मोनेरा, और यहाँ पर हमारा किंगडम मोनेरा फिनिश हो गया। बैक्टीरिया के बारे में सब कुछ हमने यहाँ पर पढ़ लिया, और अब हम डिस्कस करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। किंगडम मोनेरा इतना डिटेल में क्यों पढ़ा है? इतना डिटेल में क्योंकि सेल चैप्टर में भी ये किंगडम मोनेरा आता था। सेल चैप्टर आपने जो पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, तो वहां पे भी प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ना होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया ही पढ़ना होता है। इसी कारण किंगडम मोनेरा को हमने इतना डिटेल में आपको बताया। ठीक है, बाकी किंगडम थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो कल नेक्स्ट क्लास से हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।